गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है एक्चुअली, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है पूरा कि फिजिक्स क्या है, इसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें किस किस तरह की ब्रांचेस हैं, क्या इसके स्कोप्स हैं, क्या इसके डोमेन्स हैं, तो ये सारी बातें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद साइंस। साइंस क्या था, ये जो वर्ड है साइंस, ये ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से आया था जिसका नाम था साइंटिया। इट मीन्स टू नो। साइंटिया का मतलब था टू नो। अब इसका मतलब साइंस का मतलब हो गया टू नो। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से। सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी सिस्टमेटिक स्टडी करनी है आपको। सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, इन डिटेल्स। इससे क्या होगा, सो दैट it can be predicted controlled and modified। अब समझिए क्या है पूरी बात, क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें स्टडी करनी है एक सिस्टमेटिक वे में, है ना, डिटेल्स में। सिस्टमेटिक वे में हमें डिटेल में जाके स्टडी करनी है नेचुरल फिनोमिना की, जिससे क्या होगा, नेचुरल फिनोमिना की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं पढ़ने, जैसे मान लीजिए एटम की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो एटम्स की बहुत सारी थ्योरी आई थी, है ना। थॉमसन ने स्टार्ट किया, थॉमसन ने कुछ बातें बताई, उसको फिर आगे बढ़ाया, फिर रदरफोर्ड ने जो बताया उसके बाद फिर बोहर आए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई थ्योरी दी जाती है, फिर उस पर आगे फिर से वर्क किया जाता है, फिर आगे वर्क किया जाता है, तो उसको धीरे धीरे हम मॉडिफाई करते रहते हैं किसी भी थ्योरी को, है ना। तो जैसे हमारे पूर्वज कोई बात बता के गए हैं तो उसके आगे की स्टडी करेंगे हम, फिर हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो हमारे आगे स्टडी करेगी सेम चीज़ पर। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनेगा किसी चीज़ का, और धीरे धीरे क्या होगी, ग्रोथ होती जाएगी, धीरे धीरे हम और चीज़ें जानते जाएंगे। तो इस तरह की जो पढ़ाई है या स्टडी है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक ने कुछ कर दिया, उसके आगे से आप शुरू कर दो करना, उसके आगे से फिर कोई और शुरू कर दे करना, उसके आगे से फिर कोई और शुरू कर दे करना, तो एक सिस्टम बन जाएगा और वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होती रहेंगी, और उस पर एक्सपेरिमेंट होंगे और डिटेल में वो चीज़ें हम जान पाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो अब इसमें क्या है, जो फिजिक्स है इसकी एक ब्रांच है नेचुरल साइंस। 3 ब्रांचेस हैं इसकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो आज हमें पढ़नी है वो क्या है, फिजिक्स। क्लियर है। नेचुरल साइंस में जो मेन आएगी अपने मतलब की, वो क्या हो गई, फिजिक्स। अब ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ठीक है। और ये जो वर्ड था ये आया है ग्रीक लैंग्वेज के फुजीक वर्ड से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, सॉरी यू है ये, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नेचर। ठीक है। अब हम जिस साइंस की जिस ब्रांच में नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिक्स। क्लियर है। लॉज ऑफ नेचर के बारे में पढ़ना है, जितने भी फिनोमिना है अपने नेचर में सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। टू स्टडी लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना। टू स्टडी लॉज ऑफ नेचर एंड
नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, अब ये बातें नोट कर सकते हो। तो जिस ब्रांच में हम नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलेंगे फिजिक्स। क्लियर है? तो अब जो आगे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, देखिए बहुत, अब इसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है, तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। तो इसमें क्या है कि दो तरह के थ्रस्ट दिए गए हैं, दो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर मेन, है ना, जिन पर फिजिक्स की स्टडी की जाती है ना, टू मेन प्रिंसिपल्स। अब वो प्रिंसिपल्स क्या है वो समझना है आपको, ठीक है, एक बार बहुत बढ़िया तरह से। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं अपने पास फिजिक्स के, ये है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब यूनिफिकेशन क्या है वो समझना है आपको। यूनिफिकेशन का मतलब हो गया कि बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना को या बहुत सारी फिनोमिना को हम किसी एक लॉ से या बहुत कम लॉज से एक्सप्लेन कर पाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। मतलब क्या है इसमें? टू स्टडी ऑल फिनोमिना विथ वेरी फ्यू लॉज। इस तरह के जो अप्रोच है ना, इस तरह के जो अप्रोच है, इसमें हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें कम से कम लॉ पढ़ने पड़े और अधिक से अधिक फिनोमिना क्या हो जाए? एक्सप्लेन हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। यानी हमें कोई एक या दो लॉ पढ़ा दे और हम पूरे यूनिवर्स को या पूरे नेचर को उसी से हम डिफाइन कर पाएँ, उसी से हम एक्सप्लेन कर पाएँ। अब इस प्रिंसिपल पर जो बेस्ट साइंटिस्ट थे वो मेन थे न्यूटन। ठीक है, एक और थे मैक्सवेल। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हैं साइंटिस्ट के। इनकी अप्रोच क्या थी? इनकी अप्रोच ये थी कि हमें कम से कम लॉ पढ़ने पड़े और हम अधिक से अधिक फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे अगर हम बात कर लें न्यूटन की, तो इन्होंने लॉ दिया था किसका? ग्रेविटेशन का, है ना। तो देखिए क्या होता है, ग्रेविटेशन के लॉ से हम क्या करते हैं? सभी के लिए वैलिड हो जाता है ये। जैसे अगर हम छोटी सी बॉल ले लें तो उसके लिए भी वैलिड है, बड़ा सा मून ले लें तो उसके लिए वैलिड है, सन के लिए भी वैलिड है ना, सभी के लिए वैलिड है। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ के लिए क्या है? वैलिड है। बॉल का मोशन देखें तो अंडर ग्रेविटी होगा, है ना, उस पर भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, सेम लॉ लगता है। मून पर भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, सेम ही लॉ लगता है। प्लेनेटरी मोशन पढ़ते हैं अगर हम अपने सोलर सिस्टम में, तो वहाँ भी क्या है? ग्रेविटेशन वर्क कर रहा होता है। इस तरह से जो लॉ है हमारे पास किसका? ग्रेविटेशन का। ये सभी फिनोमेना पर, सभी जो बॉडीज है, सभी टाइप की बॉडीज, स्मॉल बॉडीज, लार्ज बॉडीज, सभी पर एप्लीकेबल है। तो ये अकेला लॉ क्या है? सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये क्या शो करता है? यूनिफिकेशन। अकेला सभी को एक्सप्लेन करना चाहता है। सभी फिनोमेना को हम एक ही लॉ से पढ़ना शुरू कर दें, यूनिफाई कर दें उन सभी चीज़ों को, है ना, एक ही चीज़ से बताना शुरू कर दें। सिंपल पेंडुलम का मोशन है तो उसको भी हम ग्रेविटेशन से, उस पर भी mg काम करता है ना। तो इस तरह से अब इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया था, है ना। तो लॉज ऑफ मोशन भी क्या है? सभी पे एप्लीकेबल है, चाहे कितनी बड़ी बॉडीज ले लीजिए, चाहे कितनी स्मॉल बॉडीज ले लीजिए। एटॉमिक लेवल पे चले जाइए, वहाँ भी क्या है? लॉज ऑफ मोशन क्या है? वैलिड है ना। एटॉमिक लेवल पे भी ये लॉ वैलिड है। और सेलेस्टियल लेवल देखें, यानी हम एस्ट्रोनॉमिकल लेवल देखें तो वहाँ भी क्या है ना, मून, सन और नॉर्मल बॉडीज, डेली लाइफ बॉडीज पर भी क्या है? ये सभी जगह वैलिड है लॉज ऑफ मोशन। एटम्स मोशन करते हैं तो उन पर भी हम लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सन और मून का मोशन है, इन पर भी हम लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। डेली लाइफ में जो कार वगैरह मूव कर रही है, इन पर भी हम लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अकेली जो थ्योरी है ये क्या चाहती है? सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती है अकेले एक ही लॉ से। तो हर तरह के जो
अपने पास एरियाज हैं उनको कवर कर लेता है कौन, लॉज ऑफ मोशन। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन समझ में आ गया कि मतलब कोई अकेला लॉ या कुछ लॉज मिलकर अगर सब पूरी नेचर को डिफाइन करने की कोशिश करें, नेचर की सारी फिनोमेना को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो उस अप्रोच को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर हम स्टडी करना चाहते हैं कुछ सिंपल लॉज के थ्रू पूरी नेचर की फिनोमिनास की। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात कर लें तो मैक्सवेल थे, है ना। मैक्सवेल ने क्या किया था, इनकी 4 इक्वेशन थी और इन 4 इक्वेशन से इन्होंने क्या किया, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर दिया, है ना। यानी इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म, है ना, EM वेव्स, इन सभी की स्टडी अकेले इन 4 इक्वेशन से आप कर सकते हो। तो 4 इक्वेशन इन सभी को क्या करती हैं, एक्सप्लेन कर देती हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच थी, मैक्सवेल की जो अप्रोच थी या न्यूटन की जो अप्रोच थी, वो कैसी थी, यूनिफिकेशन करने की थी, है ना। सभी चीज़ों को एक सिंगल लॉ से पढ़ने की कोशिश उन्होंने की थी। तो इस तरह के अप्रोच को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आप बात कर लेते हैं रिडक्शनिज्म की। तो रिडक्शनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना पढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं फॉर सपोज रॉकेट की स्टडी करनी है आपको, ठीक है। तो रॉकेट में क्या बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। उसमें कंप्यूटर सिस्टम भी लग रहा होगा, है ना, कंप्यूटर सिस्टम उसमें लगा होगा, उसका इंजन भी होगा, है ना, इंजन होगा उसके अंदर और बहुत सारी। चलिए तो रॉकेट तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब कार की बात कर लीजिए, नॉर्मली एक कार ले लीजिए। तो कार में क्या होता है, उसकी बहुत सारी पार्ट्स होते हैं कार के अंदर, और क्या सारे पार्ट्स एक जगह पर तो बनते नहीं हैं। जैसे उसका ग्लास है वो अलग जगह पर बनता है ना, उसके जो टायर्स हैं वो अलग जगह पर बनते हैं, जो उसका इंजन है उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने कार को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो हम कार की स्टडी करेंगे तो कुछ लोग उसमें ग्लास बनाने की स्टडी करेंगे, उसके ग्लास कैसे बनाए जाते हैं, कुछ लोग टायर्स कैसे बनाए जाते हैं, कुछ इंजन्स पे वर्क करेंगे, है ना, कुछ कौन सा फ्यूल उसमें हम कर सकते हैं। तो कार को मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बना दी जाएंगी, जिसमें कुछ लोग इंजन पर वर्क करेंगे, है ना, इंजन को और ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे जिससे इंजन स्मूथ हो जाए। कुछ लोग टायर्स पे वर्क करेंगे, टायर को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उसकी ग्रिप अच्छी बने, है ना, स्पीड अच्छी रहे, टायर बर्स्ट ना हो। कुछ लोग ग्लास पे करेंगे, विजिबिलिटी अच्छी हो। तो इस तरह से क्या है, हम जब किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ के फिर हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। फिजिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, तो उसके हमने बहुत सारे पार्ट्स कर दिया। उसमें एस्ट्रोनॉमी अलग पढ़ी जाती है, CS अलग पढ़ी जाती है, IT अलग पढ़ी जाती है ना। तो अलग अलग ब्रांचेस बना दी जाती हैं, है ना। अब फिजिक्स तो पूरी बहुत ब्रॉड चीज़ है, तो उसके अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ना ये क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म कहलाएगा, है ना। तो यूनिफिकेशन में क्या था, एक ऐसी थ्योरी जहाँ पर हम सभी चीज़ों को एक ही लॉ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसका उल्टा है, जहाँ पर एक ही चीज़ के अलग अलग पार्ट्स करके फिर उनकी अलग अलग स्टडी की जाती है ना। ये 2 अप्रोच हैं अलग अलग। यहाँ पर आपको अप्रोच समझ में आ गई। तो ये दोनों अप्रोच थी, ये 2 मेन प्रिंसिपल थे फिजिक्स को पढ़ने के, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका डोमेन्स। स्कोप क्या है फिजिक्स में, कितना इसकी स्टडी हम कर सकते हैं, कितने लेवल पे हम इसकी स्टडीज कर सकते हैं। तो आपके पास 2 डोमेन्स हैं, ठीक है। डोमेन्स का मतलब हो गया एरिया जिन पे हम वर्क करने वाले हैं, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। तो इसमें क्या है, जो मेन चीज़ें वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको सिर्फ याद करना है, कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में समझाने के लिए। तो जो पहला है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन।
तो चलिए दोनों की बात कर लेते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होता है, हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, यहाँ पर जाकर स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, है ना। अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें तो किससे मिलकर बनाया हुआ है, एटम से, मॉलिक्यूलर से मिलकर बनाया। तो हम अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जब बात करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो कवर होती है ब्रांच फिजिक्स की, वो होती है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं अबाउट एटम्स, अबाउट न्यूक्लियाई, है ना, और इनकी सारी फिनोमिना, जो भी इनके मॉडल्स हैं, जो भी इनके बारे में जानकारी है, वो हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे जाके, ठीक है। क्वांटम थ्योरी, तो ये यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं जिनमें हमें स्टडी करने हैं, जिनको हम एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ते हैं, उस एरिया या उस क्षेत्र को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब दूसरा जो डोमेन है वो है माइक्रोस्कोपिक, ये हमारी डेली लाइफ पर बेस्ड है ना। जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, अभी ये तो बहुत ज़्यादा स्मॉल चीज़ें होगी, इनको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, इनको हम देख भी नहीं सकते अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं किसकी, फाइनाइट साइज्ड बॉडीज़ की, जिनको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट साइज्ड बॉडीज़ की। तो यहाँ पर जो हम ब्रांच कवर करने वाले हैं वो हो जाएगी आपकी मैकेनिक्स, है ना, सभी बॉडीज़ पे कितना फोर्स है, क्या उनका मोशन है, ये सारी बातें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिर ऑप्टिक्स भी क्या है, यहाँ पर हम जो जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको हम ईजिली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्टिक्स हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, है ना। तो ये वो ब्रांचेज है जहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर हम जिनकी स्टडी करते हैं, फाइनाइट साइज्ड बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमें दिख रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, जो हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं हम जिनको देख भी नहीं सकते, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करनी हमको इस डोमेन में जाके। तो उसमें कवर करना है अपने को मॉडर्न फिजिक्स, एटम के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत छोटे लेवल पे चली हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल जिनमें कवर किए जाते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल, माइनस्कस पार्टिकल, ठीक है, बहुत स्मॉल। यहाँ पर क्या है, फाइनाइट साइज्ड बॉडी की हम बात करते हैं। तो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स ऐसी ही ब्रांचेज हैं जहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ये हो गया आपके दो डोमेन। क्लियर है? तो हमें डोमेन भी समझ में आ गया और दो जो इसके मेन प्रिंसिपल थे वो भी समझ में आ गए, है ना। अब आपको पढ़ना है साइंटिफिक मेथड क्या होता है समझने का फिजिक्स को, हम कैसे फिजिक्स समझेंगे, हमें कैसे स्टडी करनी है। तो हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक मेथड की, अब, है ना, साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। ये नेचर, फिजिक्स का मतलब नेचर ही है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहली जो बात करनी होती है, आपको करना पड़ता है ऑब्जर्व। तो सबसे पहली जो कहानी शुरू होती है स्टडी के अंदर वो होती है ऑब्जर्वेशन। तो हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या हो रहा है अपनी डेली लाइफ में, किस तरह से। जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एक एप्पल गिर रहा है ज़मीन पे, हमेशा वो जब पेड़ से गिरता है तो सीधे ज़मीन पर आता है, ऊपर नहीं जाता, है ना, आसमान की ओर नहीं जाता। क्यों? रिवर, अगर आपके घर के सामने से कोई रिवर है तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही फ्लो कर रही है, या वो राइट से लेफ्ट ही तो राइट से लेफ्ट ही फ्लो करती रहती है ऑल द टाइम। आप अगर वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो मौसम को आप ऑब्जर्व करते हो हर साल में, है ना। गर्मी आती है कुछ फिक्स टाइम के लिए, फिर आती है विंटर आती है कुछ फिक्स टाइम के लिए, फिर रेन होती है कुछ फिक्स टाइम के लिए, और जो उनका पैटर्न है वो फॉलो करते हैं, उसी टाइम के बाद वो वापस आते हैं। सबसे पहले आदमी जो मनुष्य है वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। जब हम स्टडी करते हैं साइंटिफिक मेथड, उसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को। तो पहले समझना होता है क्या हो रहा है हमारे आसपास, है ना, उसको हम सिर्फ देखते हैं ये चीज़ें हो रही हैं, फिर हम उन पर करते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जैसे ऑब्जर्व किया आपने, जैसे कोई लाइट की रे आई और प्रिज्म में से पास हुई तो उसमें 7 कलर्स में टूट गई, आपने ऑब्जर्व किया अभी सिर्फ,
आपने देखा अरे ऐसा होता है क्या। तो उसके बाद क्या किया, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो आपने और चीज़ें नहीं उनके थ्रू लाइट को पास किया ना। लाइट के एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लाइट थी, ये प्रिज्म में से पास किया आपने, किसी भी ऐसे डिवाइस से पास की जो प्रिज्म लाइट है, लेंस से पास की, तो 7 कलर्स में वो टूट रही थी, है ना। तो आपने चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्व की, फिर आपने देखा क्या ये सच में होता है, हर जगह होता है ऐसा। तो आपने और प्रिज्म लेके देखे, फिर आपने रेनबो बनता हुआ देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर हम, है ना, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा ही होता है हर कंडीशन में, तो हम उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर है। दूसरा जो तरीका है साइंटिफिक मेथड में, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ऑब्जर्वेशन। सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। फिर हम तीसरी जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब देखिए, आपने पहले ऑब्जर्व किया, फिर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और प्रिज्म में से पास कर लिया। तो आपने जब देखा कि भाई जो लाइट है वो प्रिज्म में से पास होती है ना, तो 7 कलर्स में टूटती है। आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और प्रिज्म के थ्रू उसको पास करा दिया, या और कुछ डिवाइसेस के थ्रू उसको पास करा के देखा, तो आपने देखा हाँ 7 कलर्स टूटते हैं, सच में भी ऐसा हो रहा है। तो आपने एक दिमाग में एक आपकी रीजनिंग चलेगी, दिमाग में कुछ बातें उठेंगे, हो सकता है कि लाइट के पास क्या हो, ऑलरेडी 7 कलर्स हों ना। आप ये सोचोगे कि भाई जो लाइट है इसके पास ऑलरेडी 7 कलर्स थे, इस प्रिज्म ने क्या किया, उन 7 कलर्स को अलग करने का सिर्फ काम किया है। तो क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी के बारे में आपको चलेगा पता कि लाइट के पास क्या है, ऑलरेडी 7 कलर्स हैं, है ना। या फिर अगर हम देखते हैं एप्पल को गिरते हुए, तो हमने क्या पाया कि भाई जो अर्थ है उसके पास एक ऐसी क्वालिटी है कि वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो आपको मालूम चलेगा किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी के बारे में, किसी भी फिनोमेना की क्वालिटी के बारे में, कि किसी अलग अलग सब्सटेंसेस के पास, अलग अलग चीज़ों के पास क्या क्वालिटी है ना। तो ये हो गई क्वालिटेटिव। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। इसमें क्या होता है, हम क्वांटिटी पता करते हैं। भाई जैसे हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है अर्थ पर, तो अर्थ उसे खींचती है, तो अर्थ की क्वालिटी हो गई। अब अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाती है, इसको और ऊपर से हम करते तो ये कितनी तेज गिरता है ना, या इनको और पास लाएं तो ये कितनी तेज गिरेगा। तो ये अर्थ इस पर फोर्स लगाती है, ये मालूम चल गया, इसको बोलते हैं अर्थ की क्वालिटी। अब अर्थ कितना फोर्स लगाती है वो हो गया क्वांटिटेटिव रीजनिंग। यानी जो अर्थ का फोर्स है वो हमने पाया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। अगर आप दूरी दोगुनी करोगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, मास बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह की जो स्टडी है जिनमें हम क्या निकालते हैं, क्वांटिटी का पता करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो पहले में क्वालिटी पता करते हैं कि क्या क्वालिटी है, और फिर उस क्वालिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। क्लियर होगी बात। फिर मैथमेटिक मॉडलिंग करते हैं, है ना। अब हमने पा लिया कि भाई जो f है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अभी फॉर्मूला नहीं बना, अभी प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जिससे हम बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला देंगे। जैसे हमने अभी एक्यूरेट फॉर्मूला दिया Gm1m2 r²। हमने पाया f = 1/² f प्रोपोर्शनल टू m1m2। तो अभी सिर्फ रीजनिंग है, क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले पे और इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे तो लास्ट में फॉर्मूला निकल कर आएगा, जहाँ पर एक कांस्टेंट भी हम दे देंगे बाय एक्सपेरिमेंट। हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा कि भाई ये वाला कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है। तो इस तरह से जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो किस में आता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग में। तो ये जो अगला है वो हो जाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला दे देंगे। अब जो है इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। हम अपने फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं और जगह इसको अप्लाई करते हैं, सभी जगह देखते हैं हर जगह वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो या तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हर जगह वैलिड होगा, या फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर वो फॉल्स हो गया तो वापस से आपको यही चलना है, ठीक है। और अगर वो क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है,
कि हर जगह वैलिड है, तो यहाँ से हम क्या देंगे, एक प्रेडिक्शन दे देंगे। अब यहाँ से रूल बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से रूल या फिर प्रेडिक्शन आ जाएंगे कि भैया ये ऐसे ऐसे होता है। इस तरह से हम कोई लॉ बनाते हैं। ये साइंटिफिक तरीका हो गया पढ़ने का। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, फिर उस पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने हैं, फिर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे रीजनिंग करनी है कि क्या क्वालिटीज़ हैं और कितनी कितनी हैं। फिर उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ता है। अगर वो वेरीफाई हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वापस से हमें स्टडी करनी पड़ेगी। जब वेरीफाई कर लेंगे तो फिर हम रूल या फिर प्रेडिक्शन दे देंगे उसके बारे में कि भाई ऐसा ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। तो हम ये जो प्रेडिक्शन करते हैं कि अब इतने दिनों बाद ये सोलर वो एक्लिप्स होगा या इतने दिनों बाद मून एक्लिप्स होगा, वो कुछ लॉस थे हमारे, उनको ऑब्जर्व किया हमने, फिर उसके बाद फॉर्मूला बन गया, उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसकी, हम उसको रोल दे सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है साइंटिफिक मेथड टू स्टडी फिजिक्स। क्लियर हो गई बात। तो ये मेन चीज़ें थी जिनके बारे में हमें समझना और पढ़ना था। बाकी चीज़ें इसमें कुछ ऐसी हैं नहीं कवर करने की खास जो कवर की जाए। अब मेन चीज़ें वो हमें कवर करनी है फंडामेंटल फोर्सेस, ये और बात है, बाकी तो सब इसमें सिर्फ याद करने का ही है। तो एक और टॉपिक मैं कवर करता हूँ इस चैप्टर में, और ये चैप्टर एक ही लेक्चर का था, आज ही खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल फोर्सेस या फिर नेचुरल फोर्सेस भी हम इन्हें बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। फंडामेंटल फोर्सेस या फिर नेचुरल फोर्सेस, क्लियर। तो सबसे पहला जो फोर्स आएगा आपके बारे में, देखिए फंडामेंटल का नेचर में ऑलरेडी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम अपने मस्कुलर फोर्स की बात ना भी करें, अगर इंसान ना होता तब भी ये फोर्सेस काम कर रहे होते। तो हम जो डेली लाइफ में फोर्स लगाते हैं वो तो मस्कुलर फोर्स, उसको हटा दीजिए आप, तो नेचर ऑलरेडी लगा रही थी, ठीक है। जीवन स्टार्ट होने से पहले, लाइफ के स्टार्ट होने से पहले भी फोर्सेस काम कर रहे थे बिटवीन सोलर सिस्टम, है ना, जो बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मून अर्थ, इनके बीच काम कर रहे थे, या फिर एटम्स के बीच काम कर रहे थे। जो नेचुरल फोर्सेज हैं उनके बारे में हमें समझना है इसमें। तो नंबर फर्स्ट जो नेचुरल फोर्स आएगा वो आपका आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था अर्थ पे, लाइफ के स्टार्ट होने से पहले भी एग्जिस्ट करता रहा होगा, करता था। क्लियर है बात। तो ये क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है मास पे डिपेंड, है ना, डिपेंड ऑन मास। किन्हीं भी दो चीज़ों में मास है तो उनके बीच फोर्स काम करेगा ही करेगा, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो नॉन लिविंग हो। तो लिविंग बॉडीज हो या नॉन लिविंग बॉडीज, जिनमें भी मास होता है उनके बीच क्या काम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये हमेशा किसका होता है, अट्रैक्शन का होता है। इसकी जो रेंज होती है, मतलब ये कितनी दूरी पे काम करता है, तो स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस पर काम कर सकता है और लार्ज से लार्ज डिस्टेंस पे काम कर सकता है। तो इसकी रेंज है वो क्या है, इन्फिनाइट रेंज है इसकी, किसी भी दूरी पे काम कर सकता है। देखिए सन और जो अर्थ है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो वहाँ तक काम कर रहा है ना। और दो एटम्स के बीच भी ये काम कर जाता है, इनकी दूरी बहुत कम है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर तक की रेंज की है ना। तो रेंज क्या होती है इसकी, इन्फिनाइट, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से लेकर बहुत लार्ज डिस्टेंस तक क्या करता है, ये वर्क कर सकता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। जो नेचर के जो फोर्सेस हैं उनमें सबसे वीक यही फोर्स है। ये वीकेस्ट फोर्स आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है नेचर में, तो आप क्या बताओगे, ग्रेविटेशन फोर्स है। रेंज क्या है इसकी, इन्फिनाइट। होता कैसा, हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है, ये मास पे डिपेंड करता है। तो ये बातें थी ग्रेविटेशन के बारे में। अब इसका फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी क्वालिटी की। अभी हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, चैप्टर अलग से आएगा ग्रेविटेशन का, तो उसमें हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ ये पढ़ना है इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं पढ़ने वाले हैं इसका, ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो धीरे धीरे डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट फोर्सेज आएंगे, वहाँ पे हम इन्हें स्टडी करेंगे इनकी पूरी वैल्यू के साथ। अभी हम सिर्फ इसकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर सेकेंड जो आएगा फोर्स,
नंबर सेकेंड जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका वीक। चलिए पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये डिपेंड करता है चार्ज पे, डिपेंड्स ऑन चार्ज। चार्ज क्या होता है ये अभी आपके लिए जाना जरूरी नहीं है। जो 11th में बच्चे हैं, 12th में वो जानते होंगे, जो 11th में है उन्हें भी चार्ज के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है चार्ज क्या है। बस ये ध्यान रखिए चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज किसी बॉडी पे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। कोई चार्ज रेस्ट में तब भी काम करता है, कोई चार्ज मोशन में तब भी काम करता है ना। रेस्ट में है, मोशन में है, मोशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेटेड है, तो हर जगह एक्सीलरेटेड है, तो इन जगहों पे काम करता है। अब ये क्या है, दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का हो सकता है। इसकी भी रेंज क्या होती है, इसकी भी रेंज होती है इनफाइनाइट। ये भी काफी बड़ी रेंज पे काम कर सकता है ना। और ये स्ट्रॉन्गर है देन, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन फोर्स से। अब आप ध्यान रखिए, जब मैं दोनों एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी है, तो जिसे नीचे खींच रहा है, जो उसका वजन है, जिससे अर्थ नीचे खींचती है इसे, वो तो हो गया वेट, वो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स। अब जब ये बॉडी किसी सरफेस पे रखी जाएगी, तो सरफेस के जो एटम है और बॉडी के जो एटम है, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और इस कांटेक्ट में आने की वजह से इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई है, ये प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। एटम्स में चार्ज था तो वो एक दूसरे से रिपल करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन पैदा होती है। तो डेली लाइफ में टेंशन होती है किसी बॉडी में, जैसे रस्सी को हम खींचते हैं उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। बॉडी को किसी सरफेस पे रखें तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन काम करती है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आ रहे हैं। और जो बॉडी का वेट होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। तो ये सब इसकी क्वालिटीज़ हैं। इसकी वैल्यू के बारे में तो पढ़ना नहीं, सिर्फ क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज चाहे रेस्ट पे हो, चाहे वो मोशन कर रहा हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, चाहे वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा हो, हर केस में काम करता है। अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। इसकी भी रेंज क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। इसके एग्जाम्पल हो गए टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। और ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल क्या था, वेट, है ना, mg। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोर्स की, जो कि है क्या, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो जो अगला फोर्स है हमारे पास वो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। इसके दो पार्ट हैं, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो अब पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। ये चार हो गए, दो तो वो हो गए और दो फिर ये हो गए। इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑन नेचर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स की। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। मान लीजिए आपका एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही कम स्पेस में सारे पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं, बाइंड होते हैं, छोटी सी जगह में सारे होते हैं। तो उस छोटी सी जगह में देखिए क्या होता है कि प्रोटॉन पाए जाते हैं इसके अंदर। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव पार्टिकल है। दो पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं जिन पे चार्ज है, ये चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फिर भी ये इतनी छोटी सी जगह में एक साथ हैं रिपल्सन के बावजूद। मतलब इसके अलावा भी कोई फोर्स है जो उनको बांध के रखे हुए है इस छोटी सी जगह में, और वो फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहाँ काम करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियॉन्स,
डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये सिर्फ न्यूक्लियॉन के नंबर पे डिपेंड करता है, कितने न्यूक्लियॉन है, किस तरह का उनका शेप है, उन पे डिपेंड करता है। बाकी उन पे चार्ज है या नहीं है इस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो की बात? इसी की वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी मिलती है किसको, न्यूक्लियस को, जिससे वो स्टेबल रहता है। स्टेबल न्यूक्लियस इसी फोर्स की वजह से होता है, वरना न्यूक्लियस क्या होता है, टूट जाता है, सारे उसके जो पार्टिकल्स है वो बिखर जाते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे ही नहीं रह पाते। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स का। इससे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स ही नहीं है। ध्यान रखना, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछेगा तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है तो आप न्यूक्लियर फोर्स ही लिख के आओगे। ठीक है, कभी कभी सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स दे देगा। और वीकेस्ट कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी रेंज क्या होती है, बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। यानी न्यूक्लियस का जो साइज है उसी रेंज में काम करता है, ये एटॉमिक रेंज पे भी काम नहीं करता। ठीक है, यानी ये क्या है, इग्नोरेबल है, बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। इग्नोरेबल है किस रेंज में, 10⁻⁻10 मीटर भी हो गई ना डिस्टेंस, तो भी इग्नोरेबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो 10⁻⁻15 की डिस्टेंस पर है दो पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल्स नहीं, दो न्यूक्लियॉन्स, तो उनके बीच हमारा जो फोर्स काम करता है न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत शॉर्ट रेंज है इसकी, ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ने पर ये फोर्स काम करना बंद कर देगा। तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत छोटे से डिस्टेंस पर ही काम करते हैं ये। न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करते हैं, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, इनकी वजह से ही स्टेबल होता है न्यूक्लियस, है ना। ये इनके एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इनकी वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं, छोटी सी जगह में आपस में रहते हैं एक साथ। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया, शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया, तो सारी बातें होगी इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है, जब हम कोई रेडियो एक्टिव फिनोमिना कर रहे होते हैं, है ना, तो कुछ सर्टेन प्रोसेस में काम कर रहा होता है, इन सर्टेन प्रोसेस, जैसे बीटा डिके, है ना। तो बीटा डिके में क्या होता है कि एक तो पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन, और एक निकलता है न्यूट्रिनो। तो इनके बीच और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो कुछ सर्टेन प्रोसेस में इसका यूज होता है, जैसे बीटा डिके वगैरह है, जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं किसी न्यूक्लियस से बाहर, कुछ एमिशन हो रहा, मतलब रेडियो एक्टिव जो फिनोमिना है उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, कुछ सर्टेन पार्टिकल्स पर ही काम करता है। तो बहुत कम ही जगहों पर देखने को मिलता है ये। ठीक है, इसकी भी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर देन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। तो शॉर्ट रेंज है, रेंज इसकी भी वही होती है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास की ही इसकी भी रेंज होती है। तो ये हो गया आपके चारों फोर्स। अब इन फोर्स को अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट में अरेंज करें, तो सबसे पहला जो फोर्स आएगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे बड़ा फोर्स होता है वैल्यू में। ठीक है, सबसे बड़ा फोर्स ये होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद आएगा आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये वीकेस्ट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये पूरी थी स्टडी किसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के बारे में। तो इस तरह से पूरा चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ लिया कि कैसे इसकी स्टडी करनी है, क्या क्या इसके डोमेन्स हैं, क्या क्या इसमें प्रिंसिपल है, क्या अप्रोच रखनी पड़ती है इसमें, किस किस तरह की अप्रोच काम करती हैं, क्या क्या ब्रांचेज हैं इसकी, और कितने नेचुरल फोर्सेस हैं। तो बस यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।